इंटीग्रेशन के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन के साइन और डीएक्स दोनों को एक साथ आप ऑपरेटर बोलते थे, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता था साइन एक्स प्लस के। यहाँ पर यदि आप लॉजिक देखें तो आपको दिख रहा है कि कॉस के साथ एंगल में एक्स है तो डी के साथ भी एक्स रहना चाहिए, फिर जाके कॉस का इंटीग्रेशन साइन, और जो भी कॉस का एंगल है वह एंगल यहाँ आ जाएगा। मीन्स यह इंटीग्रेशन अपने को बता रहा है कि कॉस के साथ यदि थीटा होता, टी के साथ भी थीटा होना चाहिए था, तब कॉस का इंटीग्रेशन साइन और जो कॉस का एंगल है थीटा यहाँ डाल लेते और अपने मन से एक कॉस का एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के ले लेते। नेक्स्ट एग्जांपल में आपका कॉस का एंगल है 3x + 5, लेकिन डी के साथ वह टर्म मौजूद नहीं है, तो इस इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसके लिए पहले मैं आपको डिफरेंशिएशन में ले चलता हूँ। डिफरेंशिएशन में आपने देखा था कि साइन का जो एंगल है वह नीचे होना चाहिए था। आपने देखा था कि डी साइन एक्स बाई डी एक्स रहे तब यह होता था कॉस एक्स। जो एंगल यहाँ पे वह एंगल नीचे होना चाहिए डी के साथ, फिर साइन का डिफरेंशिएशन कॉस और जो एंगल साइन का है यहाँ लिखते थे। लेकिन कहीं यदि साइन का एंगल कुछ और हो जाता था और डी के साथ वह टर्म नहीं रहता था, तब आप क्या करते थे कि इस एंगल को आप नीचे लाते थे डी के साथ। डिफरेंशिएशन के लास्ट लेक्चर में, लेक्चर जो नंबर 5 था, उसमें आपने देखा था कि साइन का एंगल यहाँ से दिख रहा है कि साइन का एंगल हमेशा नीचे होना चाहिए। यदि साइन का एंगल नीचे नहीं है तो उसे आप नीचे डी के साथ लाते थे और यही पूरा टर्म आप ऊपर लिखते थे बाई डी एक्स। फिर साइन का एंगल यदि नीचे है तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस जो एंगल है आप डाल लेते थे, और डी बाई डी एक्स 3x + 5 को जब आप ब्रेक करते थे u + v पे तो 5 का डिफरेंशिएशन 0, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x में 3 बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ 1, तो यह पूरा टर्म आपका 3 आ जाता था और 3 इस कॉस वाले से आगे मल्टीप्लाई हो जाता था। अब इस पार्टिकुलर एग्जाम्पल को हम लोग इतना लॉन्ग मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे। यह मेथड बिल्कुल सही है लेकिन थोड़ा लंबा है, तो कभी भी आज के बाद साइन कॉस टैन कॉस एक्स से कॉट का यदि एंगल गड़बड़ा जाए, एंगल गड़बड़ाने का मतलब है कि जो एंगल है साइन कॉस या टैन का वह एंगल नीचे डी के साथ नहीं हो, तो आपको घबराना नहीं है। साइन का जो डिफरेंशिएशन है वह लिख लीजिए। तो साइन का डिफरेंशिएशन आपने कॉस लिख लिया, जो भी एंगल यहाँ दिखे वह एंगल डाल लीजिए और एक्स के कॉफिशिएंट से पूरे में मल्टीप्लाई कर लीजिए। एक्स का कॉफिशिएंट 3 है तो पूरे में 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आपने डिफरेंशिएशन में देखा था कि डी e⁻x बाई डी एक्स रहे, यह होता है e⁻x। इसका लॉजिक था कि x का e का जो पावर है वही टर्म नीचे रहना चाहिए डी के साथ, फिर ई के बदले ई और जो भी यहाँ पावर है यहाँ आ जाता था। यहाँ 2x तो नीचे भी 2x, तो ई का पावर भी 2x। लेकिन आपने देखा था कि कभी ई का पावर हो जाए 3x + 5 और नीचे डी के साथ केवल x ही हो, तो आप क्या करते थे कि इस पूरे 3x + 5 को नीचे लाते थे डी के साथ, फिर इंटू दे करके डी 3x + 5 बाई डी एक्स। लेकिन अब इसे हम लोग डायरेक्ट निपटाएंगे। जब भी ई का पावर गड़बड़ हो, मीन्स जो पावर है वह नीचे नहीं हो, तो ई के बदले ई डालिए और जो भी पावर है लिख लीजिए और एक्स के कॉफिशिएंट से पूरे में मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो सेम डिफरेंशिएशन का लॉजिक अब हम लोग इंटीग्रेशन में यूज करेंगे कि कभी भी यदि एंगल गड़बड़ हो जाए, मीन्स जो एंगल साइन का है वह नीचे नहीं हो, या फिर यहाँ जो कॉस का एंगल है वह डी के साथ नहीं हो, तो आपको घबराना नहीं है। जिसका जो इंटीग्रेशन है डाल लीजिए। और डिफरेंशिएशन में आपने देखा इस 2 एग्जाम्पल में कि कॉफिशिएंट से आप मल्टीप्लाई करते हो, इंटीग्रेशन में कॉफिशिएंट से डिवाइड कर लिया करेंगे। तो यदि इस वाले एग्जाम्पल को हम लोग देखें
तो यहाँ कॉस का इस यह तो बिल्कुल सही है, कॉस का जो एंगल वही टर्म डी के साथ, तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन और जो भी एंगल कॉस का वो एंगल यहाँ भी आ गया। लेकिन यहाँ पर कॉस का जो एंगल है वह डी के साथ नहीं है, तो घबराना नहीं है, कॉस का इंटीग्रेशन लिख लेना है, कॉस का इंटीग्रेशन साइन हो गया। जो भी एंगल दिखे उस एंगल को लिख लेना है और एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड कर लेंगे। तो एक्स का कोफिशिएंट 3 था तो इंटीग्रेशन में डिवाइड कर लिए अपने मन से एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के। सेकेंड एग्जाम्पल आप जानते हैं कि यदि इंटीग्रेशन रहे ई टू दी पावर एक्स डी एक्स, तो इसे आप बोलते हैं ई टू दी पावर एक्स प्लस के। इसका लॉजिक कि ई का पावर हमेशा डी के साथ रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ई का पावर आपको डी के साथ नहीं दिख रहा है। घबराना नहीं है, ई के बदले ई जो भी नया पावर दिख रहा है डाल लीजिए और एक्स के कोफिशिएंट 3 से डिवाइड कर लेंगे। आपने देखा था इंटीग्रेशन 1/x dx, यह इंटीग्रेशन क्लास 1 का लास्ट फॉर्मूला था कि 1/x का इंटीग्रेशन हमेशा ln x प्लस के होता है। तो इसका लॉजिक कि यहाँ x तो d के साथ भी x होना चाहिए फिर ln x, लेकिन नीचे वाले एग्जाम्पल में देखिए कि यहाँ x ना होकर के 3x प्लस 5 और d के साथ तो 3x प्लस 5 है नहीं, d के साथ केवल x है। तो घबराना नहीं है, ln लिखिए, जो भी टर्म यहाँ दिख रहा है पूरा डाल लेंगे और x का कोफिशिएंट 3 से डिवाइड कर लेंगे। यही चीज़ यदि डिफरेंशिएशन में मिले कि जिस टर्म का आप ln लेते हो वह नीचे रहना चाहिए। आपने डिफरेंशिएशन वाले लेक्चर में देखा था डी ln x बाई डी एक्स, तब यह 1/x मीन्स जिस टर्म का आप ln ले रहे हो उस टर्म को हमेशा नीचे रहना होता है डी के साथ। तब जाकर के डिफरेंशिएशन के बाद जिस टर्म का आपने ln लिया वह पूरा टर्म 1 के डिवाइड में आ जाता है। तो यहाँ आपने x का ln लिया था तो x ही नीचे, यहाँ आप 3x प्लस 5 का ln ले रहे हो लेकिन नीचे d के साथ 3x प्लस 5 नहीं रहे। तो पहले के मेथड से आप करते थे कि इस टर्म को आप नीचे लाते थे d के साथ, फिर इंटू दे करके d 3x प्लस 5 बाई डी एक्स और फिर सॉल्व करते थे, वह थोड़ा लंबा था। अब इसे डायरेक्ट करेंगे कि जब भी जिस टर्म का ln ले रहे हैं वह टर्म नीचे d के साथ मौजूद नहीं हो, तो घबराना नहीं है, जिस टर्म का ln लिए हैं उस पूरे टर्म को आप 1 के डिवाइड में, यहाँ x का लिए तो x नीचे गया, यहाँ 3x प्लस 5 का ln लिए हैं तो पूरा 3x प्लस 5 1 के डिवाइड में चला जाएगा। और चूँकि डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो x का कोफिशिएंट 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यही कोफिशिएंट इंटीग्रेशन में डिवाइड में चला जाता है। तो अभी जो हम लोगों ने यह शॉर्टकट सीखा, आपको यह जानना होगा कि यह शॉर्टकट कहाँ तक यूजफुल होगा और कहाँ पे यह यूजफुल नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहला कि यदि यहाँ कॉस रहे, साइन रहे या कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और उसका जो एंगल है वह डी के साथ नहीं रहे, तब आप जिसका जो इंटीग्रेशन है डाल लीजिए, नया एंगल डाल लीजिए और डिफरेंशिएशन में कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कीजिए और इंटीग्रेशन में उस कोफिशिएंट से डिवाइड कीजिए। तो साइन कॉस टैन में यह डायरेक्ट फॉर्मूला काम कर जाएगा। कभी ई का पावर गड़बड़ हो जाए, मीन्स ई का पावर डी के साथ न रहे, तो भी यह डायरेक्ट फॉर्मूला काम कर जाएगा। कभी नीचे x और d के साथ x न होकर के नीचे 3x प्लस 5 जबकि d के साथ केवल x रहे, फिर भी यह डायरेक्ट फार्मूला काम कर जाएगा इस पूरे टर्म का ln डिवाइडेड बाई 3 प्लस के। लेकिन यहीं आपको देखना होगा कि इस वाले इंटीग्रेशन में यदि इस 3x के साथ कोई कांस्टेंट टर्म ऐड नहीं होता, एग्जाम्पल के लिए आपका हम ले ले इंटीग्रेशन 1/3x dx और किसी को इसे सॉल्व करना हो, तो आप अभी के लॉजिक से देखें कि यहाँ x तो यहाँ x, लेकिन यहाँ तो 3x हो गया जबकि यहाँ x है। तो यहाँ पर लॉग वाला यह एक स्पेशल केस है जिसमें आपका डायरेक्ट मेथड तब तक ही यूज होगा जब इस x वाले टर्म के साथ कोई कांस्टेंट टर्म ऐड हो या सब्सट्रैक्ट हो। यदि यह x वाला टर्म अकेला हो
फिर आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ x के बदले 3x है तो पूरे का ln ले लिए और आपने लिख लिया ln 3x और x का कोफिशिएंट 3 से डिवाइड कर दिया और प्लस के, तो यह आपका सही नहीं होगा। तो इस वाले को किस लॉजिक पे हम लोग निपटाएंगे उस चीज को देखिए। यहाँ आप क्या करें कि 1/3 को कांस्टेंट बोलिए और 1/x वेरिएबल है। आप जानते हैं डिफरेंशिएशन में भी और इंटीग्रेशन में भी कि जब भी एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल मल्टीप्लाई में हो तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है। तो 1/3 को बाहर लीजिए, इंटीग्रेशन 1/x dx हो जाएगा। 1/3 के बदले 1/3 और 1/x dx, इंटीग्रेशन हमेशा होता है ln x। 1/x dx का इंटीग्रेशन ln x प्लस के। आपके लॉजिक से, इस वाले लॉजिक से यहाँ आना चाहिए था ln x डिवाइडेड बाई 3, जबकि सही आंसर है ln x/3। तो ln वाले में दो कंडीशन हो गया कि x के साथ यदि कोई कांस्टेंट टर्म ऐड है तब तो घबराना नहीं है, आप पूरे का ln ले लीजिए और x का कोफिशिएंट 3 है तो 3 से डिवाइड, यहाँ 7 रहता तो 7 से डिवाइड करते। लेकिन यदि x के साथ कोई टर्म ऐड नहीं हो तब आप पहले कांस्टेंट को बाहर ले लीजिए और 1/x का इंटीग्रेशन ln x यूज कर ले सकते हैं। तो ओवरऑल आपने यहाँ से 3 कंसेप्ट देखा, या 3 में ही लास्ट वाले को 2 पार्ट में बांट दे तो 4 कंसेप्ट, कि कभी भी कॉस का एंगल डी के साथ नहीं हो या साइन का एंगल डी के साथ नहीं हो तो जिसका जो इंटीग्रेशन होता है कॉस का साइन, और साइन रहता तो माइनस कॉस लिख लीजिए, जो भी नया एंगल है लिख लीजिए और इंटीग्रेशन में एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड कीजिए। यही चीज़ यदि डिफरेंशिएशन में एंगल गड़बड़ हो जाए तो साइन का जो डिफरेंशिएशन है कॉस लिख लीजिए, जो भी एंगल है लिख लीजिए और एक्स का कोफिशिएंट 3 से पूरे में डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई और इंटीग्रेशन में डिवाइड कीजिए। ई का यदि कभी पावर गड़बड़ हो जाए तो एज इट इज आप ई के बदले ई जो भी पावर है डाल लीजिए, एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड कर लीजिए। नेक्स्ट, यदि नीचे x ना होकर के 3x + 5, 4x - 7, 7x - 8 इस तरह का टर्म है तो उस पूरे टर्म का ln ले लीजिए और x का जब भी जो कोफिशिएंट है इंटीग्रेशन में डिवाइड कीजिए, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई कीजिए कोफिशिएंट से किया हुआ है जो 1 × 3 3 हो गया है। लेकिन ln वाले में एक केस और कि यदि x के साथ कांस्टेंट टर्म ना हो तब इस टर्म का ln आप कभी नहीं लीजिए, पहले कांस्टेंट को बाहर कर लीजिए फिर 1/x का इंटीग्रेशन परफॉर्म कर लेंगे। और इंटीग्रेशन के इस लास्ट क्लास में हम लोग देखें कि यदि इंटीग्रेशन का भी लिखा हो x dx तो इसे आप सॉल्व करके लिख लेते हैं x और जो पावर है उसमें 1 ऐड करते हैं, कुछ पावर नहीं मीन्स 1 है, और इंटीग्रेशन में अपने मन से 1 ऐड करते हैं तो 2 और उसी पावर से डिवाइड करते हैं प्लस के। इस वाले इंटीग्रेशन को हम लोग बोलते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। और यही मैं एक सेकेंड एग्जांपल ले लूं कि इंटीग्रेशन x dx तो हो लेकिन यहाँ पर समथिंग 3 लिखा हो और यहाँ पे 4 लिखा हो, तो इस वाले इंटीग्रेशन को आप बोलेंगे डिफिनिट इंटीग्रेशन। नीचे वाले को लोअर लिमिट बोलते हैं, ऊपर वाले को अपर लिमिट। नीचे वाला लोअर लिमिट, ऊपर वाला अपर लिमिट। तो इस डिफिनिट को कैसे सॉल्व करेंगे? तो जैसे आप इनडिफिनिट को सॉल्व करते हैं डिफिनिट को भी ठीक उसी तरीके से सॉल्व कर लीजिए। पहले आप भूल जाइए कि कोई लिमिट दिया हुआ है, तो x dx का इंटीग्रेशन आप लिख लेंगे x²/2, फिर ब्रैकेट में इसे बंद कर दीजिए जो रिजल्ट आया उसे, और यहाँ आपको कांस्टेंट ऐड करने की ज़रूरत डिफिनिट इंटीग्रेशन में नहीं रहेगी, इनडिफिनिट में ही आप कांस्टेंट ऐड करेंगे।
डिफिनिट में कांस्टेंट ऐड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है वह आज के लेक्चर में ही आपका क्लियर हो जाएगा। तो एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रेशन था आपने डाल लिया। लोअर लिमिट को आप ब्रैकेट के नीचे लिखिए, अपर लिमिट को ऊपर, इक्वल दीजिए। आगे क्या करेंगे, तो जो भी यहाँ वेरिएबल दिख रहा हो, यहाँ पर यह पावर टू कांस्टेंट, यह भी कांस्टेंट वेरिएबल है एक्स, तो वेरिएबल के बदले पहले आप अपर लिमिट डाल लीजिए और फिर माइनस साइन दे करके इस वेरिएबल के बदले लोअर लिमिट। तो वेरिएबल एक्स है तो एक्स मन ही मन मिटा के इसके बदले अपर लिमिट 4 डाल लेंगे। तो एक्स की जगह यदि 4 आया तो 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 है तो डिवाइडेड बाई 2, और माइनस साइन दे करके एक्स के बदले लोअर लिमिट, तो 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, यह आ गया 16/2 माइनस 9/2, 16 माइनस 9 7 डिवाइडेड बाई 2, इस डिफिनिट का आंसर आ जाएगा। एक और एग्जांपल से इनडिफिनिट और डिफिनिट को समझ ले। यदि आपके पास रहे इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स, तब तो इसे आप बोलेंगे साइन एक्स प्लस के, और जब भी लोअर और अपर लिमिट नहीं हो तो उसे आप बोलेंगे इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। और यहीं पे यदि आपका एग्जाम्पल हो जाता है इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स, और यहाँ लिख लेता समथिंग 0 और यहाँ π/2, इसे आप बोलते हैं लोअर लिमिट, ऊपर वाले को अपर लिमिट। जब भी लिमिट दे दे तो इसे बोलेंगे डिफिनिट इंटीग्रेशन। इस डिफिनिट को कैसे सॉल्व करेंगे, तो जैसे आप इनडिफिनिट को सॉल्व करते हैं लिमिट मन ही मन हटा करके पहले सॉल्व कर लीजिए। तो कॉस का इंटीग्रेशन लिख लीजिए साइन एक्स, ब्रैकेट में डालिए लोअर लिमिट को नीचे, अपर लिमिट को ऊपर। वेरिएबल क्या है, तो वेरिएबल एक्स है। वेरिएबल का पता आपको ऐसे भी पता चलेगा कि डी के साथ जो टर्म होता है हमेशा वही टर्म वेरिएबल होता है। तो डी के साथ आपको एक्स दिख रहा है तो वेरिएबल आपका एक्स हुआ करेगा। अब आप क्या करें कि इस वेरिएबल के बदले पहले अपर लिमिट, फिर माइनस साइन दे करके वेरिएबल के बदले लोअर लिमिट। तो साइन के बदले साइन, अपर लिमिट π/2, माइनस साइन दीजिए, फिर साइन के बदले साइन, लोअर लिमिट 0, साइन π/2 मीन साइन 90 डिग्री 1 होता है, माइनस साइन 0 0, 1 माइनस 0, आपका आंसर 1 आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल डिफिनिट का आप देख सकते हैं, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाए और यह हो जाए 3 से 4 तक। तो पहले एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो जो पावर है उसमें 1 ऐड कीजिए, उसी पावर से डिवाइड 3 से लेकर के 4 तक, एक्स के बदले अपर लिमिट तो 4 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3, माइनस साइन दे करके एक्स के बदले लोअर लिमिट तो 3 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3, यह आपका हो जाएगा 64 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 3, यह आ जाएगा 55/3, यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर यदि लोअर लिमिट निगेटिव रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोअर लिमिट का वैल्यू डालने से पहले आपको हमेशा माइनस लेना होगा, चाहे लोअर लिमिट पॉजिटिव हो या निगेटिव। तरीका यही है कि सॉल्व कीजिए वेरिएबल के बदले अपर लिमिट, और लोअर लिमिट लिखने से पहले हमेशा ही आपको माइनस साइन लगाना होगा, और फिर वेरिएबल एक्स के बदले लोअर लिमिट 3 का क्यूब बाई 3। यहाँ यदि -2 रहता तो माइनस देते और ब्रैकेट में लिखते -2 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3। लोअर लिमिट आपका पॉजिटिव है, 0 है, निगेटिव है, इससे जब आप लिमिट पुट करेंगे उसको लेना देना नहीं है। वेरिएबल के बदले अपर लिमिट डालना हो तो प्लस में, और जब भी लोअर लिमिट डालना हो तो उसके आगे माइनस साइन जरूर लगाया करेंगे। नेक्स्ट अब हम लोग इंटीग्रेशन देख लें। अभी आपने देखा था कि इंटीग्रेशन में साइन का, कॉस का या टैन का एंगल गड़बड़ हो जाए तो क्या करें। तो आपने देखा था
कि यदि कॉस का एंगल गड़बड़ था तो घबराना नहीं है, कॉस का जो इंटीग्रेशन है साइन डाल लीजिए, जो भी एंगल है डाल लीजिए और x के कोफिशिएंट से डिवाइड कीजिए। अब हम लोग देखेंगे कि एंगल x तो यहाँ भी x ही रहे, लेकिन पावर 1 ना होकर के कुछ और पावर हो जाए 2 या 3, तो इंटीग्रेशन में उसे कैसे निपटाएंगे यह जानना है। अपने पास इंटीग्रेशन हो जाए साइन स्क्वायर एक्स का, तो हम लोग यदि यहाँ स्क्वायर नहीं रहे, इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स रहे, तब उसे करते हैं माइनस कॉस एक्स प्लस के, लेकिन कभी स्क्वायर हो जाए या फिर कॉस का ही स्क्वायर हो जाए, इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो इसे कैसे निपटाएंगे। तो डिफ्रेंसिएशन में आपने देखा था कि यदि साइन का स्क्वायर या कॉस का स्क्वायर हो तो वहाँ पर बेस नीचे आता था, मीन साइन या कॉस नीचे आता था। यहाँ इंटीग्रेशन में नीचे या ऊपर ले जाने का कोई रूल नहीं है, तो यहाँ पर पावर वाला जब भी साइन या कॉस का पावर गड़बड़ हो तो उसे कैसे सही करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ जो भी पावर 2 दिख रहा है या फिर 3 दिखता, तो उसको 1 पावर वाले में ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला यूज करके कन्वर्ट करना होगा। तो कभी भी यदि आपको साइन स्क्वायर एक्स मीन्स पावर 2 को साइन के या कॉस के 1 पावर में लिखना हो तो इसके लिए आपका फॉर्मूला यूज होगा। उस फॉर्मूला को यहाँ साइड में मैं डाल दे रहा हूँ। साइन स्क्वायर एक्स को आप हमेशा लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, और यदि आपका कॉस स्क्वायर एक्स को लिखना हो तो इसे लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। दोनों जगह कॉस ही होगा, यदि साइन का स्क्वायर है तो यहाँ माइनस और कॉस का स्क्वायर है तो प्लस। आप यहाँ देख रहे हैं कि साइन एक्स का तो पावर 2 है, लेकिन कॉस 2x का पावर 1 ही है, मीन्स 2 पावर 1 पावर में आ गया। यहाँ भी 2 पावर 1 पावर में, और 1 पावर वाले का आप इंटीग्रेशन जानते हैं। तो एक मैं साइन करके आपको दिखा दे रहा हूँ। साइन स्क्वायर 2 पावर को सिंगल पावर 1 पावर वाले में लाएंगे तो साइन स्क्वायर को लिख लेंगे 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 dx के बदले dx। अब यहाँ से आगे बढ़ने का दो रास्ता, या तो पूरा कांस्टेंट 1/2 को आप बाहर ले लीजिए और फिर u माइनस वी पे ब्रेक कर लीजिए इंटीग्रेशन, या फिर इस 2 से इसे और इसे अलग अलग डिवाइड करके फिर u माइनस वी पे ब्रेक कीजिए। तो मैं पूरे कांस्टेंट को ही बाहर ले लेता हूँ, तो 1/2 आपका बाहर आ गया, इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x dx। यह पूरा ऑपरेटर यह u माइनस भी डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन दोनों में ही ऑपरेटर आप दोनों को दे देते हैं, तो 1/2 के बदले 1/2, और यदि आप ऑपरेटर देंगे 1 को तो पहले इंटीग्रेशन फिर 1 के साथ dx, माइनस है तो माइनस यह ऑपरेटर cos 2x को भी, तो इंटीग्रेशन cos 2x के साथ भी dx। अब इसे सॉल्व करें तो 1 के बदले 1, यहाँ का यह 1 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और 1 जैसे ही बाहर आया तो इंटीग्रेशन और dx आमने सामने माइनस। इस वाले को अभी आपने देखा था कि जब भी साइन कॉस टैन किसी का भी एंगल गड़बड़ हो तो आप क्या करते हैं कि जिसका जो इंटीग्रेशन है वह लिख लेते हैं। तो कॉस का इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा साइन जो भी एंगल है 2x वह लिख लीजिए, और x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर लीजिए इंटीग्रेशन में। ऐसा इसलिए किए क्योंकि कॉस का जो एंगल है वह d के साथ नहीं है, तो कॉस का इंटीग्रेशन लिख लेंगे, साइन जो एंगल है वह लिख लेंगे, और कोफिशिएंट से इंटीग्रेशन में डिवाइड। डिफ्रेंसिएशन रहता तो मल्टीप्लाई कर लेते, और अपने मन से एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन k डाल दीजिए। या अभी आप इंटीग्रेशन के लिए इसका तो हो गया है, यहाँ से भी एक कांस्टेंट आएगा, तो यह कांस्टेंट और वह कांस्टेंट दोनों ऐड करके एक ही बार में एक सिंगल कांस्टेंट डाल लीजिएगा। तो इस कांस्टेंट को फिलहाल मैं हटा दे रहा हूँ, हाफ के बदले हाफ, इंटीग्रेशन और डी कैंसिल, तो 1 इंटू एक्स यह हो जाएगा x, माइनस यह आया था साइन 2x डिवाइडेड बाई 2,
और यहाँ से भी एक कांस्टेंट ऐड होता है, यहाँ से भी एक कांस्टेंट ऐड, कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट मिल करके एक अनदर कांस्टेंट। तो एक ही कांस्टेंट दोनों के बदले मैंने यूज कर लिया। यह आपका साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया। अब यदि कभी इंटीग्रेशन करना हो कॉस स्क्वायर का, तो कॉस स्क्वायर को आप लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2x/2। यहाँ माइनस के बदले प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, प्लस और प्लस, आंसर सेम होगा, केवल साइन चेंज हो जाएगा। तो यह रहा स्क्वायर वाले का। यदि कभी क्यूब को इंटीग्रेट करना हो तो इसके लिए फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा इक्वस टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब यदि किसी को साइन क्यूब थीटा लाना हो तो पहले निगेटिव को इधर लाएगा, साइन 3 थीटा RHS में, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 4 साइन क्यूब थीटा को आप लिख लेंगे 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। साइन क्यूब को इंटीग्रेट करना था तो साइन क्यूब थीटा यहाँ रखिए, डिवाइडेड बाई 4 नीचे, तो 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाई 4। जैसे यहाँ पावर 2 और यहाँ पावर 1, यहाँ भी पावर 3 है, इसका भी पावर 1, साइन 3 थीटा का भी पावर 1 हो गया, 3 पावर 1 पावर वाले में आ गया। तो अपने फिजिक्स में यहाँ रेस्ट्रिक्शन रहता है कि साइन का या कॉस का पावर इंटीग्रेशन में एक सर्टेन लिमिट तक ही हो सकता है, उससे ज़्यादा पावर हम लोग यहाँ पे डील नहीं कर सकते, वह आपके मैथमेटिक्स का स्कोप हो जाएगा। और पूरे फिजिक्स में आपको साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर मिलेगा, जिसके लिए यह दोनों फार्मूला इम्पोर्टेंट है, आपको याद रख लेना होगा। और रोटेशन में एक जगह जब आप हॉलो स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तब आपको साइन क्यूब का यूज होगा, तो आप चाहें तो वहाँ पर भी इसे याद रख सकते हैं, अभी से याद रहे तो अच्छी बात है। अब हम लोग इंटीग्रेशन के लास्ट टॉपिक में आ जाएं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन के हेल्प से आप एरिया निकाल सकते हो। तो यह यदि एक्स एक्सिस है और यह वाई एक्सिस है और दोनों के बीच से मैं एक लाइन पास करवा लूँ, और यह लाइन मैंने इस तरीके से लिया कि इस लाइन पे चलने पर जितना x का वैल्यू उतना ही y का वैल्यू हो, तो इस पूरे लाइन का इक्वेशन आप बोल सकते हो y इक्वस टू एक्स। मैंने मान लिया कि इस पॉइंट पे x का वैल्यू जो है वह 6 है, तो यहाँ के लिए y का जो वैल्यू है वह भी 6 हो जाएगा, क्योंकि y और x दोनों इक्वल है इस लाइन पे। यह पूरा x एक्सिस के साथ जो आपका एरिया फॉर्म हो रहा है, इस एरिया का नाम मैं दे दे रहा हूँ OAB। और OAB आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, तो यदि उस ट्रायंगल का मैं एरिया निकाल लूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, तो पहले फॉर्मूला से निकाल ले। राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस है आपका 6, x को मीटर में ले ले, y को भी मीटर में, तो x के बदले 6, हाइट जो है यह 6 तो सामने भी 6, एरिया आपका 6 मीटर और 6 मीटर, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, 36/2 18 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। अब इसी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए मैं इंटीग्रेशन यूज करने जा रहा हूँ, और वहाँ से भी आपका एरिया 18 मीटर स्क्वायर ही आना चाहिए। तो नेक्स्ट मैं लिख रहा हूँ एरिया ऑफ सेम ट्रायंगल OAB, लेकिन इस बार फॉर्मूला का यूज न करके आपको इंटीग्रेशन का यूज करना है। तो आप इंटीग्रेशन ले लीजिए और dx या ऑपरेटर हो गया, यहाँ पर ऑपरेंड y डाले और इंटीग्रेशन y का वैल्यू आपका x है। यदि यह लाइन रहता y इक्वस टू 2x, तो यदि x 6 लिया तो y जो है x का 2 टाइम्स है तो 12 होता, और फिर यहाँ पर y के बदले x ना डाल करके 2x डालते हैं। कभी इक्वेशन हो जाता y इक्वस टू एक्स स्क्वायर, तो ग्राफ स्ट्रेट ना होकर के कर्व हो जाता, उस समय आप y के बदले एक्स स्क्वायर डालते। अभी मैंने जानबूझ करके आपको दिखाने के लिए सबसे सिंपल इक्वेशन लिया है y इक्वस टू एक्स, तो y के बदले आप x डालिए, dx के बदले dx।
यहाँ पर वैरी क्या कर रहा है, तो अभी आपको मैंने बताया था कि डी के साथ जो टर्म होता है हमेशा वही वेरिएबल होगा। या आप बोलेंगे कि एक्स वैरी कर रहा है, या फिर पूरा इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं। अब यदि x वैरी कर रहा है तो आप यहाँ से देखिए डायग्राम में x का वेरिएशन कहाँ से कहाँ है, तो 0 से लेकर के 6 तक। तो आप x का लोअर लिमिट 0 डालेंगे, अपर लिमिट 6। यह आपका डिफिनिट इंटीग्रेशन हो गया। और इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो x dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो x के बदले x जो पावर है पहले 1, उसमें 1 ऐड करेंगे तो 2 डिवाइडेड बाई 2। डिफिनिट में कांस्टेंट ऐड नहीं करते हैं, इसको ब्रैकेट में डाल करके लोअर लिमिट नीचे अपर लिमिट ऊपर, वेरिएबल के बदले अपर लिमिट तो 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, माइनस साइन दे करके वेरिएबल के बदले लोअर लिमिट तो 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, या 36, 6 स्क्वायर 36 बाई 2 18 आ गया मीटर स्क्वायर, या 0 का स्क्वायर 0 बाई 2 तो 0 ही हो गया। तो दोनों जगह से आपको दिखा कि सेम एरिया आया। तो आप चाहे फॉर्मूला से निकालें या इंटीग्रेशन से, सेम रिजल्ट आ रहा है। यहाँ से आपको पता चला कि इंटीग्रेशन का यूज हम लोग एरिया निकालने के लिए भी कर सकते हैं। लास्ट जो आपका टॉपिक है जो बताना है वह यह कि आप डिफिनिट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के ऐड नहीं करते हो, जबकि इनडिफिनिट में कांस्टेंट ऐड करना होता है। इसका क्या कारण है वह भी समझ ले। तो यहाँ पे देखिए, यदि आप इंटीग्रेशन x dx करते और 0 से 6 लिमिट नहीं डालते, इंटीग्रेशन आप करते x dx तो यह वैल्यू आता एक्स स्क्वायर बाई 2, और साथ में आप एक कांस्टेंट के ऐड करते हैं यदि आपने लिमिट नहीं डाला है तो इंडिफिनिट के केस में। तो इंटीग्रेशन करने पर जो यह रिजल्ट आया वह अपने आप में यह पूरा एरिया आया है। और आपने यदि लिमिट नहीं डाला, नीचे 0 और ऊपर 6 नहीं डाला, तो आपको यह पता नहीं है कि 0 से जब हम एरिया निकालना शुरू करेंगे तो 6 तक जाकर के रुक जाना है। तो होगा क्या कि कोई आदमी एरिया निकालने में 6 से थोड़ा पहले यहीं पे जाकर के रुक जाए, तो एक्चुअल एरिया आना था 18, यदि 6 तक जाता तो वह तो 6 से थोड़ा पहले ही रुक गया, तो उसका एरिया आया 14। अब उसने लिमिट नहीं लिया तो जो वैल्यू आया एक्स स्क्वायर बाई 2 यह तो एरिया का वैल्यू आया, और वह एक्चुअल वैल्यू ना आकर के 18 वह 14 आया। तो इस एक्स स्क्वायर बाई 2 या 14 के साथ आप क्या करते हो, एक कांस्टेंट ऐड कर लेते हो। एक्चुअल एरिया है 18, आया है 14, इसका मतलब के का वैल्यू +4 होना होगा। मीन्स जितना एरिया, यदि लिमिट नहीं पता हो, बाउंड्री नहीं पता हो, तो आपने जो यह एरिया निकाला इसमें कुछ ना कुछ एरर होगा, और उस एरर को ही सही करने के लिए आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज किए। ऐसा भी हो सकता था कि कोई आदमी जब अंदाज से एरिया निकालता तो वह 6 से थोड़ा आगे बढ़ जाता और उसका एक्चुअल एरिया 18 से ज़्यादा हो जाता। तो उस केस में आपका जो यह एक्स स्क्वायर बाई 2 का वैल्यू है वह 18 से ज़्यादा, सपोज 23 आ गया, तो उस केस में भी आप क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर बाई 2 के साथ एक कांस्टेंट ऐड किया आपने। तो इस के का वैल्यू इस केस में कितना, तो के का वैल्यू -5 होना होगा, ताकि 23 - 5 18 एक्चुअल एरिया आ जाए। तो जब भी आपको बाउंड्री लिमिट नहीं पता हो, फिर जो भी आपने इंटीग्रेट किया या एरिया निकाला उस एरिया में कुछ ना कुछ एरर होने का चांस है। यदि वह एरिया एक्चुअल एरिया से ज़्यादा हो गया तो के जितना ज़्यादा है उतना ही निगेटिव, और यदि यह एरिया एक्चुअल से कम हो गया तो के आपका जितना कमी रह गया था उतना ही पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा। मीन्स यह जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप के यूज करते हो वह जब बाउंड्री लिमिट नहीं पता हो तो एरर को मिनिमाइज करने के लिए, ट्रू वैल्यू तक पहुंचने के लिए। और आपको दिख गया कि यह के अकॉर्डिंगली ज़रूरत के हिसाब से के निगेटिव भी हो सकता है और के ज़रूरत के हिसाब से पॉजिटिव भी हो सकता है। लास्ट केस की कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग अंदाज से कोई काम करें और वह काम बिल्कुल सही हो जाए। तो कभी आपका लिमिट तो नहीं दिया था, लेकिन जब आपने एरिया निकाला तो वह एरिया बिना लिमिट वाला एरिया एक्स स्क्वायर बाई 2 बिल्कुल एक्चुअल वैल्यू 18 के आया।
और आप इसके साथ हमेशा के ऐड करते हो, इसका मतलब इस केस में आपका के 0 हो जाएगा। तो के जरूरत के हिसाब से 0 पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी हो सकता है। और जैसे ही आपका इसी इंटीग्रेशन में x dx में बाउंड्री बता दिया कि 0 से 6, अब आप जो भी एरिया निकालेंगे x² 2 और लिमिट डाल करके 0 से 6, यह वैल्यू हमेशा ही एक्चुअल एरिया आएगा। तो एक्चुअल के साथ एक्चुअल 18 आया था, उसके साथ यदि आप कांस्टेंट के ऐड कर भी ले तो के का वैल्यू तो आपको हमेशा 0 ही रखना पड़ेगा। तो आंसर के साथ एक्स्ट्रा 0 ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो यही कारण था आपका कि इनडिफिनिट इंटीग्रेशन के केस में, इनडिफिनिट के केस में जब बाउंड्री लिमिट नहीं पता हो तो जो एरिया आया उसका जो कमी है उसको फुलफिल करने के लिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज करते हैं। और जब बाउंड्री लिमिट पता हो तो जो कुछ भी एरिया आया वह तो बिल्कुल ट्रू है, तो उसे सही करने की ज़रूरत नहीं है। तो यही आपका इंटीग्रेशन था, और इतना इंटीग्रेशन के बेसिस पे आपका फिजिक्स का क्लास 11th और 12th दोनों निपट जाया करेगा।